हाय एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आप सभी को फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्ट्रगल आर्ट्स क्लासेज पर। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग फिर से साइकोलॉजी क्लास 12th के कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो बिना टाइम को व्यतीत किए हुए चलिए हम लोग उस सब्जेक्टिव को कवर करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि इससे पहले मैंने 5 पार्ट जो है बना दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। 6 पार्ट बन गया, 5 नहीं। और सब में 10-10 सब्जेक्टिव बताया जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए इस अपना पार्ट को कवर करते हैं, इसके बाद एक और लास्ट पार्ट आएगा, उसके बाद नहीं लाएंगे और उसी में से एग्जाम में टकरा जाने की 100% गारंटी है। देखिए पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न है प्राहम एवं अहम की विशेषता बताएं। बोल रहा है प्राहम एवं अहम की क्या विशेषताएं हैं बताइए। तो चलिए इसको हम अपना भाषा में समझाते हैं, क्योंकि किताबी भाषा तो आप लोगों को कभी भी समझ में नहीं आएगा। देखिए प्राहम एवं अहम में निम्नलिखित विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है। आप किताब वहाँ एग्जाम में से लिख सकते हैं। समझिए प्राहम जो होता है ना, यह सामाजिक मान्यताओं, आदर्शों एवं संस्कारों से संबंधित होता है। ठीक है ना, क्या है यह सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों एवं आदर्शों से संबंधित होते हैं। जबकि वहीं हम अगर अहम की बात करें तो यह अहम जो है यह सामाजिक मान्यताओं, आदर्शों, संस्कारों से संबंधित नहीं होता है, यह स्वयं से संबंधित होता है। और जिस व्यक्ति में प्राहम आ जाता है वह देश के लिए जान दे भी सकता है, और जिस व्यक्ति में अहम आ जाता है वह किसी खुद के विकास के लिए किसी का जान ले भी सकता है। वहीं हम फिर से अहम की बात करें, प्राहम की बात करें तो प्राहम जिस व्यक्ति में आ जाता है वह देश के लिए विकास करता है, जबकि जिस व्यक्ति में अहम आ जाता है वह खुद के लिए विकास करता है। यानी इससे स्पष्ट होता है कि जिस व्यक्ति में प्राहम होगा वह समाज से मिलजुल कर रहता होगा, अच्छा व्यक्ति होगा। वह जिस व्यक्ति में अहम होगा वह दुष्ट व्यक्ति होगा, दुष्टकारी व्यक्ति होगा, दुश्मन की तरह होगा। ठीक है ना, यह था अहम एवं प्राहम में अंतर। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मध्यपानता संबंध विकार पर टिप्पणी लिखना है। तो अपने भाषा में समझाते हैं। देखिए गुटखा हो गया, दारू हो गया, सिगरेट हो गया, खैनी हो गया, गांजा हो गया इत्यादि, इन जो भी नशा की सामान होती है इन सभी को खाने से हमारे शरीर पर जो बुरा प्रभाव पड़ता है इसी को मदपानता संबंध विकार कहा जाता है। ठीक है ना, बस यही था, कुछ नहीं। जो भी नशा की चीज हो गया, आप नशा के बहुत सारी चीज जानते हैं, उन सभी चीजों को करने से जो हमारे शरीर पर जो बुरा प्रभाव पड़ता है इसी को मदपानता संबंध विकार कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न, मानव व्यवहार पर इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण के प्रभावों का वर्णन करें। मानव व्यवहार पर इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव पड़ा है इसके बारे में बताइए। यानी जो भी अभी इलेक्ट्रॉनिक चीज सब आ गई है ना, और उसके कारण मानव पर क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में बताना है। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण के कारण मानव पर तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। जैसे कि देखिएगा, कुछ हम अपने भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। इसके माध्यम से लोगों में हिंसा इत्यादि को दिखाया जाता है। अब बताते हैं कैसे, आप पूरा पहले बात को समझिए। इसके माध्यम से क्या किया जाता है, हिंसा हो गया इत्यादि चीज़ों को जो है ना लोगों के बीच दिखाया जाता है। वहीं बात करें और तो लोगों में हिंसात्मक उत्पन्न होती है, मार काट दंगा ये सब जो है उत्पन्न हो जाता है। ये सब किसके कारण, इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीज़ आ गई है ना इन सभी चीज़ के कारण। बाद में बताएंगे कैसे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण के कारण ही मानव चोरी एवं डकैती करता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण के कारण ही मानव क्या करता है, चोरी डकैती करता है। अब आपको दिमाग में चलता होगा इससे कैसे ऐसे हो सकता है, हम बताएंगे, आराम से रहिए। और इसी के कारण मानव जो है इतना बुरा बन गया है कि उसके अंदर की मानवता खत्म हो गई है। इसका जीता जागता उदाहरण जो है ना बंदूक है, गोली बंदूक जानते हैं ना, वही है इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण का जीता जागता उदाहरण। अब जो भी पॉइंट बताया क्या इसमें सटीक बैठ रहा है कि नहीं, बिल्कुल बैठ रहा है। इस बात को आप अपना भाषा में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, संस्कृति पर एक टिप्पणी लिखे। संस्कृति इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संस्कृति हो, परंपरा हो, और भी बहुत सारे प्रश्न है। चलिए देखिए, जो भी परंपराएं प्राचीन काल से चलती आ रही है और उसी परंपरा को हमारे पूर्वज लोग मानते थे, और उसी परंपरा को हमारे पिताजी भी मानते हैं, उसी परंपरा को हम भी मान रहे हैं, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी भी मानेगा, इसी को संस्कृति कहा जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण भारत की संस्कृति है। ठीक है ना, जैसे सूर्य की देवता मान करके पूजा जाता था, पूजा जाता है, पूजा भी जाएगा, ये संस्कृति है। ठीक है ना, तो अब हमें उम्मीद है आपको संस्कृति भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, परामर्शदाता के किन्हीं 2 विशेषताओं को अपने शब्द में लिखिए। परामर्श, परामर्श कहे तो सलाह होता है। परामर्श का मतलब क्या होता है, सलाह, और कौशल का मतलब होता है हुनर, यानी सलाह हुनर, इसकी 2 विशेषता बतलाना है। किसी को अगर हम सलाह दे रहे हैं तो उसके अंदर सलाह देंगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका, तो सबसे पहले तो उसकी बुद्धि का विकास होगा। बुद्धि के विकास होने के साथ साथ ज्ञान में भी वृद्धि होगी। बुद्धि में तो विकास होगा ही होगा, ज्ञान में भी क्या होगा, वृद्धि होगा, बुद्धि की क्षमता बढ़ेगी। इस तरह से किसी को अगर हम लोग सलाह देंगे तो उसी की विशेषता बतलाना था, बस हो गया। 2 विशेषता बतलाना था, हो गया। उसकी ज्ञान में भी वृद्धि होगा, बुद्धि का विकास होगा, बुद्धि की क्षमता बढ़ेगी, इससे ज्यादा क्या। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला है, हम कोशिश करें आपको अपने भाषा में ही समझाने का, क्योंकि आप किताबी भाषा पढ़ करके बोर हो गए हैं। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, समय प्रबंधन पर एक टिप्पणी लिखिए। समय प्रबंधन क्या है उस पर टिप्पणी लिखना है। देखिए समय प्रबंधन समझिए, कम समय में ही अधिक काम को कर लेना,
जैसे कि मान लीजिए कोई 2 घंटा का काम उसको अगर हम आधा घंटा में ही निपटा दिए तो मेरे पास 1.5 घंटा टाइम बच गया। अब 1.5 घंटा में कोई और हम काम कर लेंगे, यानी समय के यहाँ पर हम क्या किए, प्रबंधन किए, समय की बचत किए हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं समय प्रबंधन। अगर हम लोग समय को सटीक ढंग से उपयोग करेंगे, सटीक ढंग से उसका इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर कैसे में समय का इस्तेमाल करना है, तो हमें जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है ना। देखिए क्या बोल रहा है कि कम समय में अधिक काम करना अथवा समय का बचत करना ही समय प्रबंधन कहलाता है। कम समय में अधिक काम कर लिए, समय की बचत हो गया, इसी को समय प्रबंधन कहेंगे ना। अगर यदि व्यक्ति समय का प्रबंधन करता है और वह अच्छी तरह से अगर समय प्रबंधन करना जान गया है तो इससे व्यक्ति को बहुत ज्यादा फायदा होता है। व्यक्ति समय को अधिक से अधिक बचा लेता है और कम समय में अधिक काम को कर लेता है। इससे उसके समय बचता है तो इससे व्यक्ति का विकास होता है, इससे कम खर्च होती है, इससे पैसा बचने की संभावना रहती है, यानी व्यक्ति के लिए विकास ही विकास होती है समय का प्रबंधन करने से। तो समय का प्रबंधन करना सीखिए, इससे आपको लाभ बहुत होगा। समय को मतलब उसका इस्तेमाल फालतू नहीं कीजिए। समय को यूं ही मत तर पाइए ना, तो समय को अगर आज तर पाइएगा आप, समय को फालतू बर्बाद कीजिएगा तो एक दिन समय भी आपको बर्बाद कर देगा। ये सत्य है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है, सामाजिक तनाव का वर्णन करें। क्या बोला, सामाजिक तनाव का वर्णन करें। तो समझिए सामाजिक तनाव। पहले तो सामाजिक मतलब समाज की बात हो रहा है, तनाव मतलब होता है डिप्रेशन, टेंशन। ठीक है ना। तो सामाजिक तनाव क्या, उसी के बारे में बताना है। तो समझिए, समाज के कारण जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है, जब समाज के कारण ही व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है तो इसे सामाजिक तनाव कहा जाता है। जैसे कि पड़ोसी से झगड़ा होना, अपने ही परिवार में किसी की मृत्यु हो जाना, या फिर अनेकों कारण से, समाज के कारण से व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, इसे सामाजिक तनाव कहा जाता है, समाज के कारण डिप्रेशन में जाना। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है, बुद्धि मापन के एक वाचिक बुद्धि परीक्षण का वर्णन करें। देखिए, वाचिक बुद्धि परीक्षण यह बुद्धि मापने का एक परीक्षण है, एक विधि है। ठीक है ना। वाचिक बुद्धि परीक्षण क्या है, तो बुद्धि मापने का एक परीक्षण है, एक विधि है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको साइकोलॉजी पढ़ना पड़ेगा और बहुत मतलब साइकोलॉजी के एक एक पार्ट को, एक एक अंक को पढ़ना होगा, तब जाकर के आप इतना मतलब महान बन सकते हैं। ठीक है ना। तो किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं इसी बुद्धि परीक्षण के माध्यम से। ठीक है ना। और उसके बाद वाचिक बुद्धि परीक्षण है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय पुनर्वास परिषद क्या है। भारतीय पुनर्वास परिषद क्या है, तो इसको हम अपने भाषा में बताते हैं। किसी भी व्यक्ति को जीवन देना, पुनः जीवन देना, किसी भी व्यक्ति को पुनर्जन्म देना, पुनर्जीवन देना, या फिर किसी भी व्यक्ति को नए जीवन देना ही भारतीय पुनर्वास कहलाता है। ठीक है ना। ऐसे समझिए, एक बार हम पढ़ देते हैं, ये भी अपना भाषा में लिखे हुए हैं। ठीक है, भारत में सामाजिक दृष्टि से भटके हुए लोगों, समाज के ऐसे भी कुछ बहुत लोग हैं जो भटक चुके हैं इधर से उधर। ठीक है ना। तो उन भटके हुए लोग हो गए, जैसे दिव्यांग लोग हो गए, जो पैर से मतलब लांगर है, इस तरह के लोग हो गए, एवं जो नशाखोरी लोग हो गए, ये सभी जो इत्यादि तरह के जो लोग होते हैं ना, नशा करने वाले लोग, दिव्यांग लोग, भारत के भटके हुए लोग कुछ, इन सभी को क्या किया जाता है, सुधारने के लिए भारतीय पुनर्वास में रखा जाता है। और भारतीय पुनर्वास में रख करके उन सभी को सुधार करके एक नए जीवन दिया जाता है। इसे ही हम लोग कहते हैं भारतीय पुनर्वास। और ये भारतीय पुनर्वास जो है ना, दिल्ली में, आपसे कहीं पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि भारतीय पुनर्वास कहाँ है, आप बोलिएगा भारतीय पुनर्वास दिल्ली में है। कहाँ है भारतीय पुनर्वास, दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला है, सृजनात्मकता क्या है समझाइए। बोला है सृजनात्मकता क्या है समझाइए। देखिए, सृजनात्मकता यानी कि जब हम लोग किसी भी क्षेत्र में विशेष कार्य करते हैं ना, या फिर कोई नए चीज का आविष्कार करते हैं, किसी भी क्षेत्र में विशेष कार्य किए या फिर कोई नए चीज का आविष्कार किए, तो ऐसी स्थिति में इसे सृजनात्मकता कहेंगे। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, सृजनात्मकता को सृजनात्मकता भी कहा जाता है। ठीक, सृजनात्मकता को सृजनात्मकता भी कहा जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक, समझ में आ गया होगा। किसी भी क्षेत्र में विशेष कार्य करना या किसी नए चीज का आविष्कार करना है सृजनात्मकता अथवा सृजनात्मकता कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है। इस वीडियो में हम लोग 15-20 प्रश्न को कवर करेंगे। ठीक है ना। एक लास्ट वीडियो आएगा इसके बाद। अगला प्रश्न है, सहभागी प्रेक्षण कौशल क्या है। चलिए देखते हैं सहभागी प्रेक्षण कौशल आखिर है क्या। देखिए, जिसमें व्यक्ति केवल अपनी भलाई या केवल अपनी परिवार की ही भलाई न करके पूरे समाज के लिए भलाई करता है। इसमें व्यक्ति जो है स्वयं अथवा परिवार के लिए विकास नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए विकास करता है, सहभागी प्रेक्षण कौशल कहते हैं। सहभागी, किसी के साथ एक साथ होकर के भागी जिम्मेदारी निभाना, यानी इस तरह के सहभागी प्रेक्षण में क्या होता है, सहभागी प्रेक्षण कौशल में, कि व्यक्ति स्वयं के लिए विकास नहीं करता है, समाज के लिए भी विकास करता है, केवल अपने परिवार के लिए विकास नहीं करता है, समाज के लिए विकास करता है, जिससे सभी को फायदा हो, तो इसे सहभागी प्रेक्षण कौशल कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सर संवेगात्मक बुद्धि क्या है। बोला है संवेगात्मक बुद्धि क्या है।
हम कोशिश कर रहे हैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए उसको संक्षेप में समझा कर हम आगे बढ़ जाते हैं। अब आपके दिमाग में अगर ये चलता होगा क्या इतना लिखेंगे नंबर मिलेगा, जी बिल्कुल मिलेगा, 2 नंबर में से आपको काटा नहीं जाएगा, ये आप गारंटी देते हैं हम। आप बस समझते रहिए, एग्जाम में लिख के आइए, फिर एग्जाम से आने के बाद आप बोलिएगा क्या हम बोले थे। नेक्स्ट प्रश्न है संवेगात्मक बुद्धि क्या है। तो संवेगात्मक बुद्धि यानी अपने बारे में जानना एवं दूसरे के बारे में जानना ही संवेगात्मक बुद्धि कहलाता है। हम अपने बारे में कुछ जान रहे हैं, कुछ विशेष भी जान रहे हैं खुद के बारे में, कुछ दूसरों के बारे में जान रहे हैं, उसके बारे में विशेष कुछ जान रहे हैं, इसे हम लोग संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है अंतर समूह संघर्ष से आप क्या समझते हैं। अंतर समूह संघर्ष से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, जब दो व्यक्ति या दो समूह में, फिर से समझिए, जब दो व्यक्ति या दो समूह में किसी असहमति के कारण जो विवाद या जो संघर्ष उत्पन्न होती है उसे हम लोग कहते हैं अंतर समूह संघर्ष। अब हो सकता है कि दो व्यक्ति है या फिर दो समूह ही, मान लीजिए ना, समूह तो अभी बहुत चल रहा है ना, अब दोनों समूह है, अब हो सकता है किसी असहमति के कारण दोनों में विवाद उत्पन्न हो गया, कोई बात था जिसको दोनों में असहमति नहीं रहा, असहमति के कारण दोनों में विवाद उत्पन्न हो गया, इसे हम लोग कहेंगे अंतर समूह संघर्ष, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है दमन पर एक टिप्पणी लिखिए। दमन पर एक टिप्पणी लिखना है, तो समझिए, किसी भी व्यक्ति के अंदर दबे हुए बातों एवं विचारों को बाहर निकालना ही दमन कहलाता है। किसी व्यक्ति के अंदर कुछ बात दबी हुई है, कुछ विचार दबी हुई है, उसको हमको जानना है, तो किसी तरीका से हम क्या करते हैं, किसी भी तरीका से उसके अंदर की बातों को निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं दमन, ठीक। किसी व्यक्ति के अंदर क्या विचार चल रहा है, क्या बात है, क्या कुछ दबी हुई बात है, उसको हम लोग किसी न किसी ढंग से निकलवा ही देंगे उस बात को, तो किसी व्यक्ति के अंदर दबे हुए विचार को बाहर निकालना दमन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न बोल रहा है मानसिक दुर्बल बालक की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करे, वर्णन करे। मानसिक दुर्बल बालक यानी मन से जो दुर्बल है, मन से जो कमजोर है, दुर्बल मतलब कमजोर है, वैसी बालक की 3 विशेषताएं बताना है। यानी कमजोर बालक की 3 विशेषता बतलाइए। क्या आप खुद से नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं। जैसे इस तरह के व्यक्ति को पढ़ने की कम मन करता होगा, इस तरह के जो व्यक्ति होता होगा ना, पढ़ने बैठता होगा तो उसे नींद ज़्यादा आता होगा। इस तरह के जो व्यक्ति होता होगा ना, वो पढ़ता कम होगा और लंबा लंबा फेंकता ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और इस तरह के बहुत सारे बात ऐसा हो सकता है। इस तरह के व्यक्ति क्या है, शारीरिक स्थिति से कमजोर होते हैं, शारीरिक स्थिति से भी कमजोर होते हैं, दुर्बल होते हैं, इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना। दुर्बल बालक की व्यक्ति की विशेषता है, दुर्बल बालक व्यक्ति की अंदर जो है ना आत्मविश्वास की भी कमी होती है, वो विश्वास ही नहीं कर पाते कि हमसे ये होगा। सबसे पहले तो कोई भी काम को करने से पहले खुद पे विश्वास करना सीखिए। अगर विश्वास है तो दुनिया के कोई भी काम मुमकिन है, अगर विश्वास नहीं है तो मुमकिन काम भी असंभव बन जाता है, नामुमकिन हो जाता है, ठीक। तो विश्वास करके कोई काम कीजिए, ठीक है ना। मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता, जबकि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है। तो मन से मत हारिए, मैदान में हारे तो कोशिश करते रहिए, फिर जीतिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। परामर्श कौशल क्या है। यानी परामर्श कहे तो सलाह, कौशल मतलब हुनर। परामर्श कौशल क्या है, सलाह वाला हुनर क्या है। परामर्श कौशल क्या है, तो समझिए परामर्श कौशल को। जब कोई व्यक्ति किसी भी कारणवश डिप्रेशन में चला जाता है और किसी व्यक्ति के माध्यम से उसे डिप्रेशन से बाहर लाया जाता है, उसको समझा करके बुझा करके, वो व्यक्ति डिप्रेशन से बाहर चला भी जाता है, तो जिस व्यक्ति के माध्यम से उसको डिप्रेशन से बाहर लाया गया ना, उस व्यक्ति को परामर्श कौशल कहेंगे। क्योंकि मान लीजिए आप डिप्रेशन में चले गए, ठीक, और आपको हम सलाह दे दे करके डिप्रेशन से बाहर ले आए। आप किस कारण गए वो आप समझिए, तो आपको हम सलाह से बाहर ले आए, आपको हम डिप्रेशन से बाहर कर दिए, तो हम परामर्श कौशल कहलाएंगे, हम सलाह कौशल कहलाएंगे, सलाह उनका रहेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, हमें उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निर्धनता को परिभाषित कीजिए। निर्धनता मीन्स गरीबी, गरीबी को परिभाषित करना है। इसका परिभाषा तो आप स्वयं से लिखिए। आप 10th में भी पढ़े होइएगा अर्थशास्त्र में गरीबी, अभी भी पढ़ रहे हैं, शायद अगर 12th में अगर आपको इकोनॉमिक्स होगा तो उसमें भी होगा ही होगा, ठीक। गरीबी, जब हम लोग किसी भी चीज़ को खरीदने में असमर्थ रह जाते हैं, अपनी आवश्यकताएं की चीज़ भी नहीं खरीद पाते हैं, उसमें भी असमर्थ रह जाते हैं, बताइए अपनी आवश्यकता की भी पूर्ति नहीं कर सकते हैं, इसे हम लोग गरीबी कहेंगे, ठीक है ना। गरीबी हम लोग उसे नहीं कहेंगे जिसके पास धन दौलत की कमी नहीं लेकिन माथा पे हाथ धके रोता है, उसे गरीबी नहीं कहेंगे। जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाए, रियल में उसके पास हर एक चीज़ की कमी है, चाह करके भी अपने भोजन भी भर पेट नहीं कर पाता है, वो गरीबी है, इसे हम लोग गरीबी कहते हैं। और ऐसा गरीबी बहुत जगह देखने को मिलता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रेक्षण कौशल क्या है। प्रेक्षण कौशल की परिभाषा लिखना है। चलिए देखते हैं प्रेक्षण कौशल क्या है। अपने चारों तरफ के वातावरण को सावधानी पूर्वक निरीक्षण करना ही प्रेक्षण कौशल कहलाता है। हमारे चारों तरफ के जो भी वातावरण है उसको हम लोग जब निरीक्षण करेंगे, सावधानी पूर्वक उसका निरीक्षण करेंगे, इसे हम लोग प्रेक्षण कौशल कहेंगे, ठीक। अथवा व्यक्तियों एवं गुणों तथा उनके व्यवहारों को प्रेक्षण करना ही प्रेक्षण कौशल कहलाता है। व्यक्ति हो गया,
व्यक्ति के अंदर जो गुण होता है उसका क्या व्यवहार है, उसके बारे में हम लोग जब निरीक्षण करते हैं, प्रेक्षण करते हैं, तो उसी को प्रेक्षण कौशल कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, बोला प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण, ये भी तो आप लगभग सब विषय में मिल जाता है। जब साइकोलॉजी में मिल गया तो समझिए हर एक विषय में मिल जाएगा प्राकृतिक पर्यावरण। यहाँ तक कि साइंस में भी पढ़ने को मिल जाता है, और खरे आर्ट्स में तो खर है, आर्ट्स में अर्थशास्त्र में मिल जाएगा आपको, भूगोल में मिल जाएगा आपको, इतिहास में भी कहीं मिल सकता है, कोई ठीक नहीं है। इसमें साइकोलॉजी में तो मिल ही गया है। दुनिया में जो भी चीज़ मौजूद है, हमारे चारों तरफ जो भी वातावरण मौजूद है, जो हमारे लिए अति आवश्यक है, आवश्यक हो भी सकता है ना भी हो सकता है, किंतु अति आवश्यक तो है ही लगभग सब चीज़, उससे हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। जैसे जल हो गया, जल के अलावा क्या क्या, पेड़ पौधा वायु आग, ये सब तो हमारे लिए उपयोगी है ही ना। जल पेड़ पौधा वायु आग, ये सब के सब हमारे लिए उपयोगी है, और ये सब के सब प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। ठीक, इसे प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। हमारे चारों तरफ जो भी पर्यावरण उपस्थित है, मौजूद है, जो भी वातावरण है, सबको प्राकृतिक पर्यावरण कहेंगे। जल वायु अग्नि पेड़ पौधा इत्यादि। अगला प्रश्न देखिए क्या है, समूह संघर्ष की 2 मनोवैज्ञानिक कारकों को लिखें। समूह संघर्ष की 2 मनोवैज्ञानिक कारक लिखना है। चलिए समूह संघर्ष की 2 मनोवैज्ञानिक कारक देखते हैं। तो समूह संघर्ष की 2 मनोवैज्ञानिक कारक निम्नलिखित है, जो इस प्रकार ऐसे आप एग्जाम में लिख सकते हैं। यानी जब 2 व्यक्ति समूह बनाता है ना, तो दोनों के बीच किस हिसाब से संघर्ष होता है, किस हिसाब से विवाद हो जाता है, किस कारण से होता है, इसको 2 बात बताइए। तो सबसे पहले तो दोनों में किसी कारणवश सहमति नहीं बन पाता है, असहमति के कारण झगड़ा हो जाता है, दोनों में लड़ाई हो जाता है, ये कारण हो सकता है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों के बीच जो नियम बनाया जाता है कि हाँ भाई ये नियम को उल्लंघन नहीं करना, लेकिन किसी न किसी से नियम का उल्लंघन हो ही जाता है, तो इस कारण से भी हो सकता है। तो ये मनोवैज्ञानिक कारक था, मनोवैज्ञानिक के हिसाब से था। आपसी सहमति नहीं बन पाता है तो झगड़ा हो जाता है, समूह में आपस में संघर्ष हो जाता है, संघर्ष शुरू हो जाता है, समूह के बीच नियमों का उल्लंघन भी हो तो इसके कारण भी संघर्ष शुरू हो जाता है। तो अभी तक हम 20 सब्जेक्टिव को कवर कर दिए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, संपूर्ण विश्वास हमें आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर हम इसके बाद किस विषय का सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव लेकर के आए, ये आप कमेंट के माध्यम से अपना डिमांड कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होकर के आपके लिए वो लेकर के आ सकूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।